जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फंड कावेरी इंजन केवल हैशटैग नहीं बल्कि भारत की है असली जरूरत। 2031 में रोल आउट होगा एमका का पहला प्रोटोटाइप। बीएसएफ ने रिलीज करी ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक नई वीडियो। पाकिस्तान का कहना है कि वह भारत के साथ पानी और ट्रेड पर बात करने के लिए है तैयार। और बीएसएफ ने पाकिस्तान के 70 से अधिक पोस्ट करी थी तबाह। फंड कावेरी इंजन तो ये भारत के सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाला केवल एक हैशटैग नहीं है, बल्कि असल में डिफेंस सेक्टर में भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। और इस हैशटैग के साथ जहां एक तरफ भारत की डिफेंस कम्युनिटी की तरफ से भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम कावेरी के लिए मजबूत आवाज़ें उठी हैं, और हर किसी का भारत सरकार से बस यही अनुरोध है कि भारत के खुद के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के लिए अधिक से अधिक फंड्स अप्रूव किए जाएं और इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द सफल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। बाकी भारत के खुद के स्वदेशी जेट इंजन को लेकर टॉमिक मीडिया हाउस के एडिटर श्री अनंता कृष्णन एम ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से बेहद रिलायबल सोर्सेज के हवाले से ये तो जानकारी दी है कि भारत के एमका प्रोग्राम को पावर देने के लिए जो 120 किलो न्यूटन का स्वदेशी देसी इंजन विकसित करने वाली योजना है, तो इसके लिए प्राइवेट फर्म्स के कोलैबोरेशन के साथ इस इंजन को विकसित करने वाला जो प्रस्ताव है तो वो अपनी प्री सैंक्शन स्टेज तक पहुंच चुका है। और जो सीनियर मोस्ट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो बहुत ही सक्रिय रूप से इसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे हैं, और ये निश्चित रूप से भारत के अभी तक के सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस और हाई वैल्यू मिलिट्री एरोस्पेस प्रोग्राम्स में से एक होने वाला है। और इस परियोजना के क्रिटिकल रिव्यू और फाइनल अप्रूवल के लिए इसकी जो सैंक्शन फाइल है वो जल्द ही टॉप ऑफिस तक पहुंच सकती है। और अब भारत अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन के जेट इंजन को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास में लगा हुआ है। और जब तक कि हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक हम हमेशा ही विदेशी कंपनियों पर इस तरह की टेक्नोलॉजीज के लिए उनके गुलाम बने रहेंगे। और इसलिए भारत के खुद के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को फंड करना और उस पर मुख्य रूप से फोकस करना भारत के राष्ट्र हित के लिए बेहद ही जरूरी है। और फिलहाल अभी तक भारत के जितने भी स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम्स हैं तो वो सभी विशेष तौर पर अमेरिकन इंजन्स पर ही निर्भर हैं। यहाँ तक कि एमका मार्क 1 के जो शुरुआती वर्जन्स होंगे तो उनमें भी अमेरिकन इंजन ही लगने वाला है। और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके बारे में तो फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर का वो फेमस कोट ही सब कुछ डिस्क्राइब कर देता है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक है। और हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारत जेट इंजन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में महारत प्राप्त कर ले, तो इसलिए उनकी तरफ से भारत के स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से रोकने के प्रयास हमेशा से ही होते रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया कि उन सभी के प्रयासों को सफल ना होने दिया जाए और भारत अपने खुद के स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करे। बाकी भारत के कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर हमने अलग अलग तरह की वीडियोस पहले भी अपलोड करी हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको जरूर देखिए। बाकी फिर भी कावेरी इंजन प्रोग्राम का छोटा सा ब्रीफ हम आपको दे देते हैं। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1986 में, जिसका प्राइमरी गोल था भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर को पावर देना। और इसके लिए हम एक ऐसा इंजन विकसित कर रहे थे जो कि 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सके। 2011 तक इसके लिए करीब 2800 करोड़ रुपीस भी एलोकेट किए गए थे। और जीटीआर ने इसके प्रोटोटाइप्स भी बनाए हैं, इनकी ग्राउंड टेस्टिंग हुई है। और चूंकि हमारे पास एडवांस टेस्ट फैसिलिटीज़ की कमी है और उसके लिए हमें अपने इंजन को टेस्ट करने के लिए रशिया भेजना पड़ता था, खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए। लेकिन फिर भी इतने सारे प्रयासों के बाद हमें कावेरी प्रोग्राम में उस तरह की सफलता नहीं मिली जो कि हमें चाहिए थी। जैसे कि हमें इसे 81 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट वाला इंजन चाहिए था, लेकिन जो हमने इंजन बनाया वो केवल 70 से 75 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट ही जनरेट कर सकता है। और उसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि तेजस की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। बाकी इसमें ओवर हीटिंग, कुछ डिज़ाइन फ्लॉज तो ये भी देखे गए हैं। और इसके कारण ये भी था कि एडवांस मेटलर्जी और प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की एक्सपर्टीज़ में कमी थी। इसके अलावा जेट इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास एक स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए जो कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है। और इसके अलावा हमने अपनी R&D फैसिलिटीज़ पर भी जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना इन्वेस्ट नहीं करा है। बाकी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही लिमिटेड तरीके से इन्वॉल्व करना, तो ये भी बड़े कारण हैं कावेरी इंजन के पूरी तरह से सफल ना होने के। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतने वर्षों में हमने इस प्रोग्राम में कोई सफलता प्राप्त नहीं करी है, जबकि कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन पर तेजी से काम चल रहा है जो कि भारत के UCV प्रोग्राम्स को पावर देगा। और इसके अलावा ऐसी बहुत सारे लाइसेंस हैं जो कि भारत के साइंटिस्ट ने इस पूरे प्रोग्राम के दौरान लिए हैं और जो कि भारत के खुद के एडवांस जेट इंजन को विकसित करने के लिए बेहद ही काम आने वाले हैं। और बस अब हम उम्मीद करते हैं कि जो ये फंड कावेरी इंजन वाला हैशटैग है ये केवल एक हैशटैग बन के ना रहे। स्वदेशी जेट इंजन प्रोग्राम के बाद भारत के खुद के स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर भी महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिला है, जिसमें भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव कर दिया गया है। और जिसके तहत भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA
एमका प्रोग्राम को भारत के इंडस्ट्री पार्टनरशिप के माध्यम से पूरा करेगी। यानी कि जो एमका प्रोग्राम है वो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मॉडल के माध्यम से पूरा होने वाला है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी बताया गया है कि इस अप्रोच में दोनों ही सेक्टर्स को कॉम्पिटिटिव बेसिस पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, और जिसके तहत वे इस प्रोग्राम में या तो स्वतंत्र रूप से बिड सबमिट कर सकते हैं या फिर जॉइंट वेंचर के माध्यम से भी। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि वो अकेले भी इस प्रोग्राम पर काम कर सकते हैं तो भी वो इसके लिए अपनी बिड दे सकते हैं, और अगर उनको ये लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट का जॉइंट वेंचर बना के इस प्रोग्राम पर काम करना चाहिए तो उसके लिए भी बिड सबमिट कर सकते हैं, या फिर वे चाहें तो 4-5 कंपनियों का कंसोर्टियम बना के भी काम किया जा सकता है। बस कंडीशन ये कि इस प्रोग्राम में केवल इंडियन कंपनी ही शामिल हो सकती है। बाकी ADA का प्रोग्राम के डेवलपमेंट फेज के लिए अब जल्द ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI को जारी करेगी। और अगर आप में से किसी को एमका प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना है तो उस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आज जो रक्षा मंत्री की तरफ से इस एमका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव किया गया है और जिसमें भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक सेक्टर की तरह ही बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, तो अब इससे इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि एमका प्रोग्राम में हमको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत के प्राइवेट सेक्टर ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को हाल ही के समय में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। और अब बस देखना ये कि इस प्रोग्राम को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसे मिलता है। बाकी पब्लिक सेक्टर में तो फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करने के मामले में केवल HAL ही एक मेन एंटिटी है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं जैसे कि टाटा, अडानी, L&T। पर जैसे कि पहले रिपोर्ट्स आई थी कि एमका को 2035 तक ऑपरेशनल किए जाने की पूरी संभावना है, तो अब इससे संबंधित अब प्रिंट की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक तो उसी के तहत एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2031 तक रोल्ड आउट होगा, फिर उसके बाद 2035 तक उसका सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट करने की उम्मीद है। बाकी जैसा कि एमका प्रोग्राम को भारत की सर्विस में शामिल होने में लगभग 10 वर्षों तक का समय लगने वाला है, तो इस बीच इतने बड़े गैप को फिल करने के लिए कि अब भारत लिमिटेड नंबर्स में कोई दूसरी कंट्री से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर फिलहाल अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। आज मंगलवार को BSF ने भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड एक नई वीडियो रिलीज करी है, और जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे BSF ने भी पाकिस्तानी टेरिटरी के काफी अंदर स्थित आतंकी लॉन्च पैड्स को अपने प्रिसिशन स्ट्राइक से तबाह किया था। और इन नई विजुअल्स में आप पाकिस्तानी रेंजर्स को भी यहाँ वहाँ भागता हुआ देख सकते हैं। और BSF की स्ट्राइक में लगभग 72 पाकिस्तानी पोस्ट और 47 फॉरवर्ड पोस्ट को प्रिसाइज तरीके से हिट किया गया था। और ऑफिशियल्स का क्लियरली कहना है कि BSF भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमें उकसाने पर हम जवाबी कार्रवाई बहुत मजबूती से करते हैं। या अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो हमें छेड़ता है तो फिर उसे हम छोड़ते नहीं हैं। और इसके अलावा BSF ने अपने उन वेपन्स को भी डिस्प्ले किया है जो कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुख्य रूप से इस्तेमाल किए थे, जैसे कि भारत के स्वदेशी विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट गन, मीडियम मशीन गन और ऐसे अन्य सभी वेपन्स जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक क्रूशियल रोल प्ले किया था। बाकी BSF ऑफिशियल्स का क्लियरली कहना है कि पाकिस्तान पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, और इसलिए BSF हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ पूरी तरह से अलर्ट पर रहती है। बाकी BSF को ऐसे भी इनपुट्स मिले हैं कि सीमा पार जो आतंकी हैं वो अपने लॉन्च पैड्स और कैंप्स पर वापस से लौट रहे हैं और संभावित रूप से LOC या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे, तो इसी वजह से भारत की फोर्सेज हमेशा अलर्ट पर है। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन अटैक और शेलिंग में जो BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, कांस्टेबल दीपक कुमार और भारतीय सेना के नायक सुनील कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो उनके सम्मान में BSF ने अपनी 2 पोस्ट का नाम अपने वीरों के नाम पर रखने का प्रस्ताव पेश किया है, और जबकि BSF की 1 पोस्ट का नाम सिंदूर भी रखा जाएगा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, तो वो इन दिनों ईरान की विजिट पर हैं। हालांकि इसको विजिट कहें या फिर पाकिस्तान के पिताश्री ने जो पाकिस्तान की धुलाई करी है तो उसका रोना रोने के लिए पाकिस्तान को कोई तो चाहिए, तो ये वो वाली विजिट कहें, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पर ईरान में अपने संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पानी पर बातचीत, ट्रेड पर बातचीत, काउंटर टेररिज्म पर बातचीत, और वे ये सब करना चाहते हैं केवल शांति के लिए। खैर, वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर तो सिर्फ इतना ही कहना चाहिए, PKM भी, और आगे बढ़ना चाहिए। पर फिर भी हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर भारतीय प्रधानमंत्री की वो स्टेटमेंट दोहराना चाहते हैं जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पाकिस्तान पर अब केवल एक ही चीज़ पर बात होगी, और वो है POJ की, कि वो उसे खाली कब कर रहे हैं। और बाकी हमारे हिसाब से अगर पाकिस्तान वाकई में शांति के पक्ष में होता तो वो कब का अपनी मिसाइल्स अपने ऊपर गिरा के अपने आप को समाप्त करके अपना अस्तित्व ही मिटाकर ये साबित कर चुका होता कि हाँ, वो सच में शांति के पक्ष में है। अब ये बात जितनों को समझ आई है वो लाइक करिए, और जितनों को समझ में नहीं आई है वो कमेंट करिए। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले एक इंडियन यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
तो अब इस मामले पर कुछ नई डिटेल्स निकल के सामने आई हैं, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत करते हुए सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने ज्योति मल्होत्रा के डिवाइसेस से 12 टीबी तक के डेटा को रिकवर किया है, और जबकि लैपटॉप का जो डेटा है उसे अभी एग्जामिन किया जाना बाकी। और जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि ज्योति मल्होत्रा कम से कम 4 पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, और ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की ट्रिप्स के दौरान स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान अपने पराक्रम का परिचय देते हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार हंगपन दादा वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मुंटू ढालो स्ट्राइक को भारतीय वायुसेना के किस ऑफिसर ने लीड किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।